एमबीए इन एचआर करने के बाद उसको क्या काम करना पड़ेगा? राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि सही आदमी को सही काम के लिए चुनना। टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके उनको डिसाइड करना होता है कि प्लानिंग कैसे होगा। एंट्री लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कौन से जॉब रोल्स निभाने पड़ते हैं? 6-7 स्टेजेस है इस करियर की, जहाँ पे आपको एचआर एग्जीक्यूटिव से लेकर के चीफ एचआर मैनेजर या चीफ एचआर ऑफिसर तक आपको ले जाती है। सैलरी ग्रोथ कितनी होती है? जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी सैलरी में। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। एक स्टूडेंट को अगर एक अच्छा कॉलेज चुनना है तो उसने 3 क्राइटेरिया देखने चाहिए। सबसे पहला, सर कोई स्टूडेंट्स एमबीए इन एचआर करने के बाद उसको कौन से जॉब रोल्स मिलते हैं? मतलब एमबीए इन एचआर करने के बाद उसको क्या काम करना पड़ेगा? ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले से हम देखते आ रहे हैं कि एचआर किया हुआ कैंडिडेट रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है। ये सब कॉमन काम है। लेकिन आजकल जैसे मॉडर्न बिजनेस है, हम मॉडर्न बिजनेस एरेना में है, तो आजकल बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं जो एचआर के लिए काम ढूंढते हैं। बेसिकली एचआर के स्टूडेंट्स का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा टैलेंट पूल अट्रैक्ट करना, उनको सिलेक्ट करना। जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास में आने वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड नेचर के होते हैं। तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर के हम उनकी स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं। इन बंदों को बेसिकली अपने बिजनेस पॉलिसी के साथ या बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ में अपना काम मैच करते हुए देखना होता है कि एचआर पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके उनको डिसाइड करना होता है कि प्लानिंग कैसे होगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि सही आदमी को सही काम के लिए चुनना। तो ये काम इनको करना पड़ता है एमबीए एचआर करने के बाद। अच्छा, मतलब जो कैंडिडेट जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है जी। एक काम करने के लिए, उसको उसी काम के लिए चुनना, ये एचआर का मेन रोल होता है जी। अच्छा, और कोई मेन रोल्स? जैसे कि अभी हमने देखा है कि आजकल आउटसोर्सिंग भी हो गया है, तो बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन एचआर के व्यक्तियों को बुला करके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज उनके द्वारा किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का करियर प्रोग्रेशन और सक्सेशन कैसे हो सकता है, उनके स्किल एनहांसमेंट को कैसे और किया जा सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको सिखाने के लिए एचआर कोशिश करता है, प्लानिंग करता है। एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें देखा जाता है कि कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग कितना काम कर सकते हैं, और उसके अनुसार इन एचआर के व्यक्तियों को देखना होता है कि उनकी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है और उनका पूर्ण तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे हो। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि अपने एचआर वाला ये जो बंदा है वो देखता है कि अपना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सही तरीके से हो, यानी हम जितनी सैलरी उनको पे कर रहे हैं उसके मुताबिक वो काम कर रहा है, उतना आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। सर कोई भी स्टूडेंट्स जॉब करता है तो उसको एक अच्छी सैलरी चाहिए होती है, तो एमबीए इन एचआर करने के बाद स्टूडेंट्स को कैसे सैलरी मिलती है और सैलरी ग्रोथ कितनी होती है और कैसे होती है एमबीए इन एचआर करने के बाद? जनरली देखा गया है कि शुरुआत के पहले 3 से 5 साल तक हम देखते हैं कि सैलरी प्रोग्रेशन काफी अच्छा है। आपको फिर शुरुआत में 3 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा प्रति वर्ष का। अगर अपना करियर हम इस पर्टिकुलर एरिया में एक 6-7 साल तक गुजार दे तो वो 12 से 14 लाख तक जा सकता है। और अगर आप एक अपना अच्छा खासा 12 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस उसमें अगर आप व्यतीत कर दो और उतना एक्सपीरियंस ले लो तो आप 25 लाख के ऊपर भी प्रति वर्ष एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी सैलरी में। लेकिन 3 से 6 लाख ये शुरुआत का सैलरी पैकेज जो हमने देखा है आज तक कि इन बच्चों को कम से कम मिल ही जाता है। फ्रेशर्स को मतलब स्टार्टिंग में 3 से 6 कॉमन हो गया है। अगर हम कम से कम बात करें तो आप प्रति महीना एक 30 से 40 हजार की शुरुआत की नौकरी हम बोल सकते हैं, जो कि 4 से 6 लाख के बीच में आता है जी। और अगर वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है और उसी फील्ड में अपना अगर करियर आगे बढ़ाता है, वो स्विच करते हुए, कंपनियों को बदलते हुए, तो वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 5-6 साल के बाद में वो 7-8 लाख के पैकेज पे चले जाए। 10 साल के बाद में वो 25 लाख तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आपको जॉब लगी है। दूसरा, मार्केट कैसा है। मार्केट का मतलब यहाँ ऐसा होता है कि जैसे आप देखो कि जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ बड़ी सिटीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं,
उनको इंडियन स्टूडेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि दो चार बातें हैं। एक तो ऐसा बोला जाता है, एक स्टडी किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स ये ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मेहनती होते हैं अपने कामों में। दूसरा, उनकी अपने सैलरी और ग्रोथ के प्रति ज्यादा भूख होती है, तो ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। तीसरा, देखा गया है कि कम्युनिकेशन की जहां तक बात है तो हमारे भारतीय बच्चों में कम्युनिकेशन को लेकर के हम बात करते हैं तो इंग्लिश काफी अच्छी है इन कंपैरिजन विथ अदर कंट्रीज जी। तो सिर्फ देश में ही नहीं तो देश के बाहर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे भारतीय बच्चों को वहां पे बुलाया गया है और उनको अच्छा खासा डॉलर्स में भी पैकेज मिल रहा है। अच्छा सर, MBA इन HR करने के बाद फ्रेशर्स को मतलब एंट्री लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कौन से जॉब रोल्स निभाने पड़ते हैं? आपका मतलब है करियर प्रोग्रेशन से जी। तो जब भी कोई कैंडिडेट नया एज ए HR डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है तो जनरली उसको HR एग्जीक्यूटिव या मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके पोस्ट मिलती है। एक विशिष्ट समय वहां गुजारने के बाद में उसका प्रमोशन जब होता है तो वो सीनियर HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जाता है, जिसके साथ में उसको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता है, थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तीसरे स्टेज में हम देखते हैं कि वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का HR मैनेजर का पोस्ट निभाना शुरू करता है। फिर सीनियर HR मैनेजर करके पोस्ट उसको दी जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HR डिपार्टमेंट, तो उस पोस्ट पे भी जाता है। फाइनली आप देखते हो कि चीफ HR एग्जीक्यूटिव या चीफ HR ऑफिसर करके एक पोस्ट उसको ऑफर की जाती है, विच इज द टॉप मोस्ट पोस्ट इन HR। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और इसके अंडर में फिर बाकी जो HR ट्रेनी होंगे, HR मैनेजर होंगे, एग्जीक्यूटिव HR होंगे या सीनियर मैनेजर होंगे, वो सब इसके अंडर में काम करते हैं। तो ये 6-7 स्टेजेस है इस करियर के, जहाँ पे आपको HR एग्जीक्यूटिव से लेकर के चीफ HR मैनेजर या चीफ HR ऑफिसर तक आपको ले जाती है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन ले MBA के बाद। मतलब फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, HR होता है। आपके कॉलेज में, आपका जो कॉलेज है स्कूल ऑफ अलाइड साइंस, जिसमें 9th स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे ये जानना है कि MBA इन HR में क्या वो स्कोप्स और रोल्स या अपॉर्चुनिटीज है अगर किसी स्टूडेंट्स को MBA इन HR करना होगा तो? हाँ, देखिए कैसा है, अगर हम कॉमनली देखें तो हमारे बच्चों को मार्केटिंग, HR या फाइनेंस ये तीन ही ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा बोल लो। आसान लगता है ऐसा बोल सकते हैं, या उनका चलन है ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे आपने भी बोला कि 9 स्पेशलाइजेशन है, एडिशनल हमारे पास में भी हेल्थ केयर भी आ गया है। तो स्पेशलाइजेशन हर एक अच्छा होता है। अगर हम कंपेयर करें तो ये सही नहीं होगा कि HR अच्छा है, फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है या मार्केटिंग ज्यादा बेहतर है। हर स्पेशलाइजेशन की अपनी खूबी है, हर स्पेशलाइजेशन के अपने जॉब रोल और टास्क है। फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखना, फंड कलेक्शन, फंड्स का यूटिलाइजेशन, मनी मैनेजमेंट, ये सब फाइनेंस वाले को करना पड़ेगा। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग के कैंडिडेट को सेल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रमोशनल एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है। लेकिन मैं ये पर्सनली सोचता हूँ कि फाइनेंस में भी काम करने वाला ह्यूमन ही है, मार्केटिंग में भी काम करने वाला ह्यूमन ही है। तो इनको अगर अच्छे से मैनेज करने वाला HR मिल जाए तो वो एक्टिविटी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो रही है, जो मार्केटिंग से हो रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि आपके लोगों का चयन कितना सही और कितना गलत है ये डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो आप अगर HR एक अच्छे कैंडिडेट हो और किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, जो भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको आपकी काबिलियत के हिसाब से अगर आप ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, स्किल एनहांसमेंट करेंगे, तो वो अपने फील्ड में लाइक फाइनेंस और HR में अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली स्पेशलाइजेशन सभी अच्छे होते हैं। कैंडिडेट की अपनी एक क्षमता होती है, उसका अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है कि मुझे किस चीज में, किस एरिया में काम करने में मजा आता है। लेकिन जहां तक हम HR मार्केटिंग फाइनेंस की बात करें तो HR द्वारा ही सभी चीजों का, सभी लोगों का चयन हो रहा है जी। तो मैं ये मानता हूं कि फंक्शंस तो सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में, लेकिन एक सही व्यक्ति द्वारा सही व्यक्ति चुने जाना डिफाइन करता है कि वो काम कैसा होगा। चाहे आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, IT में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर में काम कर रहे हो या मार्केटिंग में काम कर रहे हो। अच्छा, मतलब HR चुनता है मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो बेहतर काम कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपना परफॉर्मेंस दे, अपनी
एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, मतलब अपने स्किल वहां तक ले जाए, और वो ले जाने के लिए एचआर डिपार्टमेंट उसको हेल्प करता जी, है। जी, कि आप मतलब- अगर फाइनेंस में काम कर रहे हो तो आपको सभी चीजें पता नहीं होगी, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो एचआर डिपार्टमेंट वो ट्रेनिंग शेड्यूल करेगा। अच्छा, मतलब जांचता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या कमी है, हाँ। और उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देता है। उसको सिखाना, उसके स्किल एनहांस करना, ये बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट द्वारा किया है। अच्छा सर, ऐसे कौन से स्किल्स है जो एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए? सबसे पहले तो जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। जी। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। आप, भाषा का कोई बंधन नहीं है। अगर हम इंडियन टेरिटरी में बात करें तो हमारी जनरली यूज होने वाली भाषाएं हिंदी और इंग्लिश होती है। अगर हम स्टेट वाइज चले जाओ तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, लेकिन आप कम्युनिकेशन में बेहतर हो, मतलब आपका सिर्फ इंग्लिश ही अच्छा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से अच्छे से बात कर सको, अपनी बात उन तक पहुंचा सको और उनकी बात आप समझ सको, इसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल। साथ में आप में इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि लोगों से कैसे जुड़ना, अच्छा। आपकी बात लोग क्यों सुनेंगे, तो इंटरेस्ट उनको आना चाहिए, उन्होंने आपकी बात को मानना चाहिए। तो ये एक स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ में आप जब एचआर में काम करते हो तो हमारे बहुत सारे लेबर लॉज करके होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर के कायदे कानून है, बोनस को लेकर के है, फैक्ट्री एक्ट इज देयर, बहुत सारे ऐसे कायदे कानून है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप इन सब कायदे कानून को जानो, तो आप उन एम्प्लॉयज के उस एरिया में काम कर सकते हो। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। आप लोगों से जब बात करते हो तो इमोशंस ये सिर्फ ह्यूमन ही कैरी करते हैं। कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, कोई नाराज होता है, कोई अपने किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेटेड होता है, कोई किसी टारगेट को अचीव ना करने की वजह से डीमोटिवेट हो जाता है। तो आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप लोगों को समझे, उनके मन को समझे, उनके दिमाग को समझे, और उस वक्त उनसे कैसे कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। और एक जरूरी चीज है कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होने चाहिए। आप में डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, और एक छोटा सा बहुत अच्छा डिसीजन बहुत बड़ा फायदा भी दे सकता है। तो सिचुएशन को समझ करके, उसको एनालाइज करके आप इतनी क्षमता रखो कि मेरा ये डिसीजन किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी व्यक्ति के लिए लिया गया हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उससे ज्यादा लाभ ही मिले। साथ में आप में एक अच्छा लीडर्स की स्किल भी होना चाहिए। एक अच्छा लीडर प्रदर्शित करता है कि हम किसी टीम को, हम किसी डिपार्टमेंट को, हम किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं। आपकी देखा देखी आपके लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स। तो आप अगर एक अच्छे लीडर हो, जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा लीडर का गुणधर्म होता है कि वो अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा डिसीजन मेकिंग करता है, अच्छा मोटिवेटर है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, अच्छी पॉलिसीज फ्रेम करता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लायक हो। तो ये सब बेसिक चीजें अगर उसमें होंगी तो वो एक अच्छा एचआर एग्जीक्यूटिव करके बन सकता है। इंडिया में बहुत सारे एमबीए कॉलेज है, तो दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी से ही एमबीए क्यों करे, आपकी कॉलेज से एमबीए क्यों करे? ये काफी अच्छा सवाल है। जब स्टूडेंट एमबीए में एडमिशन करते तो वो जनरली उन्होंने क्या देखना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ। जनरली बच्चों का विषय होता है कि फीस कितनी भरनी है। बेसिक 3 क्राइटेरिया है आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट कितना दे रहा है। अगर आप उस कॉलेज के पास्ट कुछ ईयर्स का अगर रिकॉर्ड देखो, अगर अच्छे प्रतिशत से उन्होंने प्लेसमेंट दिया है, मान के चलो 100 में से अगर 80 लोग, 90 लोग, 70 लोग नौकरी लग गए हैं, तो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। तो हमारे काफी टाइप्स है प्राइवेट कंपनी के साथ में। हमारे पास में हेल्थ केयर भी है, तो हमारे हॉस्पिटल साथ में टाइप है, वहां पे भी एचआर के स्टूडेंट्स को डिमांड होती है। तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्लेसमेंट कितना ऑफर कर रहा है कोई भी कॉलेज। दूसरा, वहां पढ़ाने वाले लोग कौन से हैं जी, टीचर आपको जो पढ़ाई देंगे, उनकी अपनी स्किल नॉलेज की लेवल क्या है। तो जिन्होंने कई सालों से इस फील्ड में काम किया है, तो उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए। हमारे कॉलेज में लगभग 60 से 70% के ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर इस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाने में 15 साल से ज्यादा व्यतीत किया है। मैं खुद 20 साल 22 साल से इस फील्ड में हूँ। तो एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
तीसरी, आप जिस कॉलेज में एडमिशन करते हो, जिस कॉलेज से आप डिग्री लेना चाहते हो, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल और नॉन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही आ गए। जैसे कि आपके कॉलेज में लैब कितनी है, कौन कौन से कितने सारे क्लासरूम है। जैसे हमारे पे एसी क्लासरूम है, एसी लैब है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। कोई भी प्रोफेसर आपको वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे नहीं पढ़ाता है, पीपीटी से प्रेजेंटेशन देता है। बच्चों को नोट्स, बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सब हम डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्टूडेंट को यहाँ इस तरीके की कंप्लेंट नहीं होती कि एकेडमिक्स को लेकर के हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है। बड़ा सा लाइब्रेरी है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो हम बाकी कॉलेज के मुकाबले इनको प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट को अगर एक अच्छा कॉलेज चुनना है तो उसने 3 क्राइटेरिया देखने चाहिए। सबसे पहला, उन्होंने कितना प्लेसमेंट दिया है। आप 2-3 साल के पहले का भी देख लो तो सफिशिएंट है, कितने बच्चों को वहां से जॉब लगी है। दूसरा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से मिल रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, क्योंकि ये फैसिलिटी ही आपको पढ़ाई के लिए सुविधा देती है। तीसरा, वहां पढ़ाने वाले लोग, उनके स्किल कितने हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका एजुकेशन कितना है। जैसे हमारे यहाँ पे मैक्सिमम फैकल्टीज पीएचडी होल्डर्स है, जो नहीं है वो पीएचडी अपियरिंग है। ऐसे काफी कम होंगे, 1-2 ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम फैकल्टी अपना पीएचडी हायर एजुकेशन में खत्म करके 20-22 साल का एक्सपीरियंस कैरी करके यहाँ पे पढ़ा रहे। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी में जो हमारा स्कूल ऑफ अलाइड साइंसेस है, उसमें आपको ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आर वेलकम हियर। सर, आपने अभी इतने सारे क्राइटेरिया बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, तो बच्चों के स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, तो स्किल्स आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स की कैसे इम्प्रूव करते हैं? इसमें एकेडमिक्स जो कोर स्टडी बुक्स की होती है, उसके अलावा हम अलग अलग प्रोग्राम अरेंज करते हैं यहाँ पे, जिसको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो अभी अगर आप देखते हो तो जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो हम गेट सेट गो करके एक प्रोग्राम चलाते हैं 8 दिन का, जिसके तहत उनको अदर देन एकेडमिक नॉलेज, यानी किताबी नॉलेज से हट करके कैसे उनको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। अभी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जहाँ से बाहर की फैकल्टीज आई थी। उन्होंने स्पेशली 2 घंटे का सेशन इस पे लिया कि आपका रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू में जाते वक्त डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आप जब इंटरव्यू अपेयर करते हो तो क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, ये बच्चों को सिखाया जाता है। मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि इंटरव्यू में आपको ऐसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आपका अटायर कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, आपने क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो। तो ये 2-3 बातें होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हम एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं जिसमें नॉन एकेडमिक में आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, कल्चरल भी बोल सकते हो। तो हम बिलीव करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ना हो करके खेलकूद भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। उनको हम ऐसा कुछ एडिशनल सिखाते हैं जो पढ़ाई में नहीं है, लेकिन उनको करियर करते वक्त या जॉब करते वक्त काम में आने वाला है। तो दैट ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड हियर।